स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात संघ और नक्सलियों की। आप सोच रहे होंगे हमने आज ये दोनों शब्द एक साथ क्यों इस्तेमाल किए हैं, दोनों संगठनों की तुलना कैसे की जा सकती है। तो सुनिए, सीएम भूपेश बघेल ने इन दोनों संगठनों की तुलना की है और संघ को नक्सलियों जैसा ही बताया है। सीएम ने कहा जैसे नक्सली आंध्र से कंट्रोल होता है वैसे ही संघ नागपुर से कंट्रोल होता है। उधर सीएम के वार पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने सीएम को पहले संघ को जानने समझने और फिर बयान देने की नसीहत दी है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। पहले धर्मांतरण और फिर कवर्धा फसाद मामले के बाद अब छत्तीसगढ़ की सियासी लड़ाई विचारधारा पर आ गई। दरअसल सीएम भूपेश बघेल ने आरएसएस की तुलना नक्सलियों से की तो सियासत ने रफ्तार पकड़ ली। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा जैसे नक्सलियों का हेडक्वार्टर आंध्र प्रदेश में है और वहीं से नक्सल मूवमेंट होता है, वैसे ही संघ नागपुर से कंट्रोल करता है। छत्तीसगढ़ में ये आरएसएस के लोग हैं ना, 15 साल तक इनका कोई काम नहीं हुआ, बंधुआ मजदूर की तरह काम करते रहे। आज भी इनकी कोई नहीं चलती, वो सब नागपुर से संचालित होते हैं। जैसे नक्सलियों का जो नेता है ना, वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और दूसरे प्रदेशों में, और यहाँ के लोग केवल गोली चलाने और गोली खाने का काम करते हैं। उसी प्रकार से आरएसएस की भी स्थिति यही है। क्योंकि इस बार सीएम के निशाने पर बीजेपी नहीं सीधा संघ था, इसीलिए बीजेपी ने भी इस पर पलटवार करने में देरी नहीं की। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम पहले संघ को समझें फिर बयान दें। इस संघ के बारे में बोलना है तो एक बार संघ को पढ़ना चाहिए, संघ स्थान में जाना चाहिए और जा करके संघ के कार्यों को देखना चाहिए कि आपके जो अनुयायी जिस विचारधारा को लेकर के आपको बढ़ा रहे हैं, निश्चित रूप से कांग्रेस का जो पतन हो रहा है छत्तीसगढ़ में भी सुनिश्चित है। और ये चरमपंथी की जो भाषा जो बोली जा रही है, एक दिन कांग्रेस इसी में डूबेगी। आरएसएस के प्रति जो भावना व्यक्त की है, जो भाव व्यक्त किया है, ये मुख्यमंत्री की ओछी मानसिकता का प्रतीक है। अब सवाल ये है कि क्या संघ की तुलना नक्सलियों से करना ठीक है। सवाल ये है क्या धर्मांतरण मामले और कवर्धा फसाद मामले में विपक्ष के विरोध के जवाब में ही सीएम ने संघ को निशाने पर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। तो ये हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई, हमने आपको बताया किस तरह से मुख्यमंत्री ने आरएसएस की तुलना नक्सलियों से की है और उसके जवाब में धर्मलाल कौशिक और फिर रमन सिंह का बयान भी आया और पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यह ओछी मानसिकता का प्रतीक है जिस तरह का बयान सीएम ने दिया है। अब सीएम को क्या आवश्यकता पड़ी, क्यों तुलना की, या तुलना के पीछे कोई आधार होगा तो वो आधार क्या है, हमें कांग्रेस बताएगी। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से अमित चिमनानी जी और कांग्रेस की तरफ से नितिन भंसाली जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अमित जी, नितिन जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल नितिन जी आपसे है और आप शायद तैयार होंगे कि पहला सवाल तो आप ही के पास आएगा। नितिन सर, मैं जरा जान सकता हूं ये कहां से आपको संघ नक्सली लग रहा है या उनकी तुलना की जा सकती है, क्या क्या पॉइंट्स हैं? कि हम देखें तो नक्सली और संघ दोनों ही देश और समाज के लिए घातक नजर आ रहे हैं। अब आप कहेंगे क्यों, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान सुना भी और बहुत बारीकी से उसे पढ़ा भी। उन्होंने कहा कि संघ और नक्सली दोनों को यदि देखा जाए तो काफी समानताएं दिखती हैं इसमें। दोनों ही कट्टर हैं। देखिए जिस प्रकार वो गोली से हिंसा फैलाते हैं और ये सांप्रदायिक दंगों के माध्यम से हिंसा फैलाते हैं। उनका कमांडर और उनका चीफ जो है, उनका मुखिया आपका आंध्र प्रदेश में बैठकर इनके पूरे गैंग को, इनके पूरे उसको संचालित करता है। उसी प्रकार संघ का जो हेडक्वार्टर है वो नागपुर में है और नागपुर से बैठकर वो यहाँ पर इनको जो निर्देश देते हैं उन निर्देशों को यहाँ के आरएसएस के लोग जो है वो फॉलो करते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण अभी हाल ही में कवर्धा में है। इतनी शांति रैलियां निकली, सामाजिक संगठनों की बैठक हुई। कवर्धा के मामले को यदि हम देखें, ये उसी से थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ मामला है। पहले धर्मांतरण में तो ये सफल हो नहीं पाए, तो बाद में कवर्धा में इन्होंने सांप्रदायिक दंगे फैलाने वाली जो कोशिश की, जिसमें ये नाकाम भी हुए, लेकिन कुछ दिनों तक के वहां पे स्थितियों को
कंट्रोल करने में जरूर समय लगा। कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी के या आरएसएस के नेताओं ने वहां पर शांति की अपील आम जनता से नहीं की। जितनी बार भी गए या रायपुर से ही टीवी चैनल में बैठकर उन्होंने बयान दिए, अखबारों में जो बयान दिए वो भड़काने वाले ही बयान दिए कि इसमें ये है, इसमें वो है। शांति रैली निकली जिसमें कि कई सारे संगठनों के, धार्मिक संगठनों के, राजनीतिक दलों के लोग शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी से क्यों कोई शामिल नहीं हुआ? इसका इशारा साफ साफ नजर आता है कि आरएसएस वहां से जो निर्देश देती है छत्तीसगढ़ में आरएसएस को, वही यहां पर काम करते हैं और इनकी विचारधारा जो है ये नक्सलियों से इस मामले में काफी मेल खाती है, क्योंकि दोनों के कमांडर इन चीफ जो है, एक के आंध्र प्रदेश में और एक के नागपुर में। नहीं नितिन जी, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था आपको और मैं लॉजिक आपकी समझने की कोशिश कर रहा था कि जो दलील आप दे रहे हैं या लॉजिक दे रहे हैं वो मेरी कितने समझ में आ रहे हैं। सर देखिए, कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं से कंट्रोल होता है। आज आप यहाँ बैठे हैं लेकिन 24 अकबर रोड दिल्ली में है। अगर आज अमित जी यहाँ बैठे हैं तो इनका भी बीजेपी में हेडक्वार्टर दिल्ली में है, तो इसका मतलब रायपुर में अगर दोनों सियासी दल चल रहे हैं, हेडक्वार्टर उनके दिल्ली में है, तो आप दोनों नक्सली संगठन हो गए क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुलना हुई है और मैंने इसका उदाहरण दिया आसिफ जी। मैं जैसे बहुत आपने मुझे बोला गौर से सुना, तो आपने ये भी सुना होगा कि मैंने कवर्धा की घटना का उदाहरण भी दिया कि ये नहीं चाह रहे थे कि वहां शांति स्थापित हो, ये तो चाह रहे थे कि किसी भी तरीके से दंगे फसाद हो, भाई भाई का दुश्मन बने और ये अपनी जिस प्रकार इनका इतिहास है, जिस प्रकार इनका चरित्र है, ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेके। अब भाजपा है कौन भाई? आरएसएस ही तो भाजपा को चला रहा है और आरएसएस को कौन चला रहा है? नागपुर चला रहा है। नागपुर से जो निर्देश मिलते हैं उसको फॉलो करते हैं। ठीक, यानी आप ये कह रहे हैं कि इनडायरेक्टली बीजेपी का हेडक्वार्टर दिल्ली नहीं नागपुर है। वो जो मैथ्स की इक्वेशन होती थी उसके अकॉर्डिंग। बिल्कुल। मैं अमित जी आपके पास आ रहा हूँ। अमित जी, आपसे एक सवाल। सर, ये मूल मुद्दों पर सियासत क्यों नहीं होती? क्यों बार बार आप वीर सावरकर, वो उधर संघ, मतलब सड़क की कोई चिंता नहीं, बिजली की कोई फिक्र नहीं, ये आप भी उधर सरकार भी, कहाँ गड़े मुर्दे वीर सावरकर ये वो, और असल मुद्दे कहाँ हैं? बोला गायब। आसिफ जी, ताज़ा बयान तो मुख्यमंत्री जी का है और मैं तो खुद आपके साथ तमाम विषयों पर, चाहे आर्थिक विषय हो, चाहे किसानों का विषय हो, आपका चैनल बहुत अच्छे अच्छे मुद्दे उठाता है। हम आते हैं और अपराधों से लेकर के किसानों की दुर्गति तक हमारे धरने भी हो चुके हैं। कई मुद्दे हम उठाते आए हैं और आगे भी उठाएंगे। जनहित से जुड़ा हुआ जो भी मामला होगा वो उठाएंगे। लेकिन जहाँ पे जो सत्ता का मुखिया हो वही उल जुलूल बयान देता हो, वही ऐसे बयान दे जो लोगों को हैरानी हो जाए कि भैया ये मुख्यमंत्री कह रहा है क्या? जब सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति आता है आसिफ जी, तो एक सरपंच भी अगर बनता है ना, तो वो सोचता है कि मैं जो कह रहा हूं उसमें कोई गंभीरता, कोई जिम्मेदारी, कोई तथ्य होना चाहिए, एक सरपंच भी। लेकिन मुख्यमंत्री जो प्रदेश का सबसे बड़ा पद है, वो व्यक्ति अगर बिना सोची समझी, बिना तथ्यों की बात कर ले तो मुख्यमंत्री पद की गरिमा भी गिरती है। मुझे लगता है कि नितिन जी ने जो स्पष्टीकरण दिया या जो कंपैरिजन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, सभी को पता है ये बड़ी बेवकूफ़ी भरी बात है। अरे भाई, नागपुर हिंदुस्तान में है, भारत का हिस्सा है। हमारी तो संस्थाएं जो हैं वो भारत में हैं और भारत से ही संचालित होती हैं। लेकिन आपका जो अकबर रोड का जो घर है या जो आपके आका हैं, आला कमान हैं, वो तो सुनते हैं कि वेटिकन सिटी से संचालित हो रहे हैं, भारत से नहीं होते हैं, इटली से संचालित होते हैं। और चाइना के लोगों का बड़ा प्रभाव है, कम्युनिस्ट पार्टी जो है वहाँ की, और कांग्रेस की जो विचारधारा है उसकी तारीफ जो है वो पाकिस्तान करता है। तो ये कांग्रेस पार्टी के लोग तो विदेशी हाथों में हैं। हम तो राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्र में संस्था चलाते हैं, राष्ट्र के लिए चलाते हैं, राष्ट्र से संचालित होते हैं। तो इसमें जो कंपैरिजन इन्होंने कर डाला है, तो सभी लोग कह रहे हैं कि ये इससे बड़ी मूर्खता की बात कोई नहीं। मैं मिस कर रहा था, नक्सलियों की लेकिन बात निकली है जब मुख्यमंत्री जी ने कि कांग्रेस की स्थापना किसने की देख लीजिए और बीजेपी की स्थापना किसने की वो देख लीजिए। मुझे लगा था वो पॉइंट भी बहुत जल्द आएगा। मैं आता हूं आपके पास अमित जी। नितिन जी, आपसे एक सवाल। सर देखिए, अगर कोई आपका विरोधी है या आपकी विचारधारा से समझौता नहीं करता या आपकी विचारधारा के साथ नहीं है, तो क्या वो नक्सली है? आज 300-400 किलोमीटर पदयात्रा करके हसदेव अरण्य वाले आपके रायपुर पहुंचे सर इतने दिनों बाद। वो मुद्दा नहीं है, उस पर बयान नहीं आना चाहिए, उस पर चिंता नहीं है। चिंता इस बात की है कि नक्सली और आरएसएस एक जैसे हैं। बिल्कुल सरकार गंभीर है, नक्सली और आरएसएस एक जैसे हैं। मैं फिर से बोलता हूं,
माननीय मुख्यमंत्री जी के उस बयान को दोहराता हूं कि वो ऐसे क्यों है। मैंने जैसे कि बताया, दोनों की कट्टरता के बारे में बताया, एक गोली से हिंसा फैलाते हैं और दूसरे सांप्रदायिक दंगों से हिंसा फैलाते हैं। एक का हेडक्वार्टर आंध्र प्रदेश में और एक का नागपुर में। इसमें समानताएं हैं। देखिए आप, ये किस प्रकार सांप्रदायिक दंगे फैलाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते आ रहे हैं और किस प्रकार से इनको ट्रेनिंग दी जाती है इनकी शाखाओं में, ये बातें किसी से छुपी नहीं है। अब ये सर्वविदित है और सभी को पता है कि बीजेपी किस नाम पर राजनीति करती, कभी राम के नाम पर, कभी गाय के नाम पर। अभी ये कह रहे थे कि चाइना बड़ा इनको प्रिय है, वो बड़ा प्रिय है, तो इनके प्रधानमंत्री कहते थे एक सर कटेगा तो 10 सर घुस के काट के लाऊंगा। रोज कश्मीर में हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, सीमाओं पर रोज विवाद जारी है। चाइना वालों के साथ झूला इनके प्रधानमंत्री झूल रहे हैं और नीतियों पे कभी नमस्ते ट्रम्प की बात कर रहे हैं तो कभी कुछ बात कर रहे हैं। पाकिस्तान जाके बिरयानी खाकर आते हैं, वहां पे गिफ्ट लेकर आते हैं और ये सब बातें ये करते हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि हमारा वहां से। तो इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए, इस प्रकार की ओछी बातें भी नहीं करनी चाहिए भाजपा को। कि जैसे अभी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी का भी बयान सुन रहा था कि ओछी मानसिकता आपकी है। अब ये क्या है, मुद्दा विहीन हो चुके हैं। मुद्दे छत्तीसगढ़ में इनके पास है नहीं। अब मुद्दों पे बात करनी चाहिए। बढ़ती महंगाई पे कैसे कंट्रोल किया जाए, गैस सिलेंडर के दाम कैसे कम किए जाए, पेट्रोल डीजल के दाम कैसे कम किए जाए, किस प्रकार। चलिए ठीक है, ये आपने काम की बात की, मैं इसी पर बात करता हूं। मैं आपसे पूछता हूं, पेट्रोल पर सर आप थोड़ा वैट कब कम कर रहे हैं, जनता को राहत कब दे रहे हैं? समय नहीं है इनके पास। ये उत्पादन शुल्क और वैट पे ये भी आए, ये जो इतनी लंबी चौड़ी एक्साइज ड्यूटी लगा रहे हैं उस पे भी ये कुछ विचार करें। सब कुछ हमारे ऊपर सोचेंगे या थोपेंगे तो ये तो संभव नहीं है। और मध्य प्रदेश पड़ोसी राज्य में शिवराज सिंह की सरकार, मैं बता दूं, यहां से ज्यादा वैट वहां लिया जा रहा है। जहां पर ये थोड़े नहीं, तो वो तो है ही, मध्य प्रदेश तो उन राज्यों में से एक है जहां इस वक्त पेट्रोल देश में सबसे ज्यादा है। लेकिन कहावत वही है सर, हम तो पूरे मारे हैं, आधे आपके मारे हैं, आधे इनके मारे हैं। मैं लौट रहा हूं आपके पास, अमित जी आपके पास आ रहा हूं। अमित जी, मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया उसके बाद सवाल मेरा सीधा आपसे यही है सर कि ऐसे बयान दरअसल इसलिए उठते हैं कि आरएसएस अपने आप को बताता है सांस्कृतिक संगठन, जो कहता है हम गैर राजनीतिक संगठन है, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है सियासत से। फिर क्या वजह है कि टिकट वितरण का मसला हो, मुख्यमंत्री चयन का मसला हो, किसको टिकट देना है कि नहीं देना है, उसमें परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से आरएसएस की संलिप्तता नजर आती है। खुले तौर पर कहा जाता है कि आरएसएस का जोर है इसलिए इसको टिकट मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा, या आरएसएस का सर्वे ये है कि इस बार आप नहीं जीत रहे हैं तो आपको हटा दीजिए, कोई नया प्रत्याशी वहां रखिए। तो सांस्कृतिक संगठन होने का दावा और बाकी ये चीजें। आरएसएस राष्ट्र के हित के लिए काम करता है। सभी को पता है, अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो सरकार से पहले आरएसएस पहुंचती है। वनवासी कल्याण आश्रम के तहत लोगों को राष्ट्रभक्ति और शिक्षा का वहां पर पाठ पढ़ाया जाता है। ऐसे बहुत से राष्ट्र हित के काम हैं, समय कम पड़ जाएगा, जो आरएसएस करती है और लगभग 100 साल होने जा रहे हैं। जो आपने बात कही कि सर्वे कौन कर रहा है, दुनिया भर की एजेंसीज भी सर्वे करती हैं। अगर कोई संस्था सर्वे कर रही है, उनके मुख से कोई बात आ रही है कि उनकी ओपिनियन ये है, तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई संवैधानिक रोक है। मैं नितिन जी की बात पे आना चाहूंगा। बार बार ये कवर्धा का जिक्र कर रहे थे, बार बार ये कह रहे थे कि वहां आरएसएस के लोगों ने लोगों को भड़काया। आपने कितने लोगों पे कार्रवाई की है? कितने लोग हैं ऐसे जिनको दोषी ठहराया गया है? इनके तो आईजी नेता बन गए हैं, 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन हो जाता है और वो नेताओं की तरह बयान देते हैं। देखिए, बिना सर पैर की बात करने की कंपटीशन चल रही है कांग्रेस में। और मुख्यमंत्री जी ने जो ये बयान दिया है, उस सीधी सादी जो उनकी कुर्सी हिलती हुई नजर आ रही है ना उनको बार बार, इसलिए वो अपना गांधी परिवार की जो चाटुकारिता है उसको छोड़ नहीं पाते हैं। कभी छत्तीसगढ़ का खजाना लखीमपुर में जाकर लुटा आते हैं, कभी छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की बात करते नहीं, आरएसएस की बात कर देते हैं। मैं कहता हूं, यहां के मुख्यमंत्री हैं, छत्तीसगढ़ के लोगों की बात क्यों नहीं करते? छत्तीसगढ़ के विषयों पे चर्चा क्यों नहीं करते? सत्ता पक्ष यहां से बैठ करके राष्ट्रीय मुद्दों पे राजनीति क्यों करता है? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी को रिझाने की कोशिश क्यों करता है? केवल और केवल मुख्यमंत्री जी को उनकी चाटुकारिता करनी है, लेकिन अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में उन्होंने मुख्यमंत्री पद की गरिमा को ठेस पहुंचा दी है। लोग कहने लगे हैं कि इतना गैर जिम्मेदाराना बयान, इतना इलॉजिकल बयान मुझे और सभी को नहीं लगता कि आज तक के राजनीतिक इतिहास में किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिया। ठीक नहीं, उसमें अगर हिस्ट्री में जाएंगे पता नहीं कितने बयान निकल आएंगे। मैं आ रहा हूं आपके पास। नितिन जी,
एक झटके में ये क्या आपने भी कंपैरिजन है आसिफ जी कि आप नागपुर से कंट्रोल होते हैं, नहीं, मैं वही लॉजिक जो है ये मुझे वो वेटिकन सिटी से कंट्रोल होते हैं, तो ये क्या है? मैं आ रहा हूं सर, ये आपके क्या? पास आ रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि एक मिनट नितिन जी सवाल सुनिए सर। नितिन जी, एक झटके में आपने तय कर लिया कि दोनों में समानताएं हैं, तो दोनों एक जैसे दिखते हैं, आरएसएस की नक्सलियों से तुलना कर दी। सर मैं आपसे ये पूछता हूं कि सुकमा के सिरगेर वाला मसला तो बहुत दिन हो गए, उसमें अब तक ये तय नहीं हो पाया कि जो 4 लोग मारे गए क्या वो आदिवासी थे, क्या वो नक्सली थे? आपने भी खुलकर नहीं बताया। इतना वक्त हो गया सर, कम से कम वो तो बता दीजिए, घोषित करिए कि वो जो 4 लोग मारे गए थे वो आदिवासी थे या नक्सली थे, माओवादी थे। उस पे जांच जारी है। उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं संज्ञान ले रहे हैं उस मामले का। श्रीनगर के लोगों से मिले भी रहे, उनका प्रतिनिधिमंडल भी 10 सेकंड अमित जी आऊंगा मैं आपके पास, 1 मिनट। कार्रवाई होगी। ये तो गए थे श्रीनगर जाने के लिए, हम तो लखीमपुर के लिए निकले थे, हमको एयरपोर्ट में अब अरेस्ट कर लिया था हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बोलकर कि धारा 144 लगी है, और वहां पर नरेंद्र मोदी जी ने उसी धारा 144। तो फिर आपने धर्मलाल कौशिक के साथ नेताओं को कवर्धा में क्यों रोका सर? उनको क्यों वापस आना पड़ा? दिया इनको, वहां भी जाने दिया था। ये बीच के गांव से वापस आ गए थे, वहां तक क्यों नहीं गए? इनको भी ये प्रश्न बनता है पूछने का, बड़ी बड़ी बातें ठीक। अब नितिन जी मैं आपके पास आ रहा हूं, 1 मिनट 30 सेकंड दे पाऊंगा मैं। अमित जी बोलिए। नितिन जी 1 मिनट सर, अमित जी बोलिए। कवर्धा की घटना होने के बाद 24 घंटे में इन्होंने बता दिया कि कौन दोषी है। सिलगेर की घटना को महीनों बीत गए हैं, अभी ये भाई साहब कह रहे हैं कि जांच चल रही है। मतलब सिलगेर की घटना में आपको क्यों महीने लग गए और कवर्धा की घटना में 24 घंटे क्यों लगे? इसका स्पष्ट जवाब दीजिए जरा जनता को। कवर्धा की घटना में वहां पे सीसीटीवी कैमरे भी थे, वहां पर वीडियोग्राफी भी थी, वहां पर फोटोग्राफ भी उससे थे, पता चल गया साक्ष्य भी थे। सिलगेर में क्या दिक्कत है? क्यों इतना इनको सिलगेर में दिक्कत कहां आ रही है? इनके नेता संतोष पांडे और अभिषेक सिंह वहां पर जाति विशेष नारे लगाते हुए पाए गए, उनके खिलाफ FIR हुई है। इनको दर्द और डर उन चीजों का है कि इनके नेताओं की कथनी और करनी सिलगेर वाले मामले में भी सर देखिए सर, नितिन सर ये देखिए, अगर वहां पर कैमरा नहीं है, वीडियोग्राफी नहीं हो पाई, फोटोग्राफी नहीं हो पाई, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सारे जितने भी दुनिया में केसेस हैं वो इन्हीं चीजों के आधार पर सॉल्व होते हैं। जब सीसीटीवी का आविष्कार नहीं हुआ तो क्या तब न्याय तंत्र नहीं था? क्या सबूत अलग नहीं होते थे? लेकिन हाँ, ये जरूर है कि उसमें जांच जल्द होनी चाहिए सर, वो मामला क्लियर होना चाहिए। ये रिपोर्ट हाँ, वो जल्द आ जाए तो बेहतर है सर। दूध का दूध, पानी का पानी हो। इंसाफ मांग रहे हैं लोग अपने लिए। बहुत धन्यवाद सर, वक्त मेरे पास खत्म हो गया। अमित चिमनानी साहब, नितिन भंसाली जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक है, लेकिन ब्रेक के बाद भी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ।